Hello and welcome Smartians. Once again I am back with the same board series. आप लोगों ने देखा ही था लास्ट टाइम इन दिस बोर्ड सीरीज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो आ गया है। इसके अंदर यदि आप रिमेंबर करें तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो मेनली अबाउट द बुक 1 चैप्टर्स, और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो मेनली क्वेश्चन करेंगे वो बुक 2 चैप्टर्स के करेंगे। और जैसा कि आपने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था कि बहुत फास्ट होगी वीडियो, कंसाइज सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेम पैटर्न, है ना। बहुत कम टाइम में आपका सारे टॉपिक का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो वंस अगेन आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए वेरियस स्टेट के लिए रेडियस का एक फॉर्मूला है जिसको हम लिखते हैं R इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि आप देखें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और n की वैल्यू हम लोग डिसाइड करते हैं ऑर्बिट से। फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड वैल्यू ऑफ n इज 1 एंड फॉर फर्स्ट एक्साइटेड इट इज 2। तो यदि हम देखें यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है तो यानी इट मीन्स इट इज R1 अपॉन R2, ये इक्वल हो जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। तो हमें निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड इज अवर 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो इट विल बी 4 अपॉन 1 और 4:1। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर या आज का जो मेनली वीडियो रहेगा उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, चाहे एटम चैप्टर की बात करें, चाहे न्यूक्लियाई की, चाहे ड्वेल नेचर के, चाहे सेमीकंडक्टर की, ये सारे ही टॉपिक बहुत इजी हैं। तो मेरा तो यही सब बच्चों को सुझाव है कि इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल ना छोड़ें। क्वेश्चन आसान आता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी पड़ती और बहुत जल्दी हो जाता है। छोटा क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होती। और इसमें रेडियस का क्वेश्चन तो आप लोगों को ये देखने होंगे कॉन्टिन्यूस आता है, ये जेई में भी क्वेश्चन आया है इस बार, तो इसमें ध्यान रखना है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे n है ऑर्बिट नंबर। फॉर ग्राउंड स्टेट ध्यान रखेंगे वैल्यू ऑफ n इज 1 एंड आफ्टर दैट इट विल बी इंक्रीजिंग फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन फ्रॉम द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है यहाँ से बड़ा क्वेश्चन मिलता है। इस टॉपिक को जरूर करिएगा। 2 ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको करने हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसमें हमें 2 ही हैं, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर वही हमें करने होते हैं, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, सो द मैग्निफिकेशन इज 30। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। तो it is 5 centimeter. Assuming the final image be formed at least distance of distinct vision, calculate the magnification produced by objective. तो मैग्निफिकेशन हम लोग निकालते हैं फॉर माइक्रोस्कोप एज वेल एज फॉर टेलीस्कोप, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बहुत बेसिक होता है। टोटल मैग्निफिकेशन बराबर होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। यहाँ पे यदि हम देखें हमें जो निकालना है वो निकालना है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यदि हम आई पीस का मैग्निफिकेशन निकाल लें, m हमें मालूम ही है तो ऑब्जेक्टिव का निकल आएगा। आई पीस का मैग्निफिकेशन आपको याद होगा, फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस हो जाएगा 1 + d/Fe। इसमें 2 ही केस होते हैं,
एक इन्फिनिटी वाला केस होता है और एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला केस होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे वाले केस में खाली d/f यूज़ करते हैं और इस वाले केस में 1 + d/f यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग 1 + d इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट या लीस्ट विजन, इट इज 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, सो इट इज 6। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज 6। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख सकते हैं 30 = MO × 6। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 5। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखिएगा, यदि आप PYQ देख रहे हैं या आप लोग प्रिपेयर कर ही रहे हैं, यहाँ से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर उसकी थ्योरी आती है जिसके अंदर हमें डायग्राम्स बनाने होते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से यही क्वेश्चन आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा वैरायटी है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, आप इसको जरूर करिएगा, बड़ा क्वेश्चन मिलता है इस सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक लेंस है, इट्स ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 immersed in a liquid of refractive index 1.6, 1.3 and 1.5. What changes happen to the focal length of the lens in the 3 cases? ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे PYQ में बहुत ज़्यादा आया है। हर साल बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का आप मीडियम चेंज कर देंगे, यदि वो एयर के बजाय आपने उसको वाटर में प्लेस कर दिया या फिर अल्कोहल में प्लेस कर दिया, यदि आपने उसको डिफरेंट मीडियम में प्लेस कर दिया तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसमें हमें एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसमें हम रखते हैं 1/f = यदि आपको याद होगा μ2/μ1 -1। एंड फॉर कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों को मालूम है बाई कॉन्वेक्स का यदि हम केस ले रहे हैं तो इट विल बी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होती हैं और पहले वाला तो पॉजिटिव का होता है, दूसरे वाला नेगेटिव का होता है, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि यदि हम 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि एयर में बात करें तो एयर में फोकल लेंथ आ जाती है 1.5/1 -1 इंटू इट विल बी 2/r। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1/f को हम लिख सकते हैं 0.5 × 2/r, यानी कि जो नॉर्मल एयर की बात करें तो वहां पे 1/r एंड 1/f इज सेम। अब हम बात करते हैं इस केस की जहां पे हमने दूसरा मीडियम 1.6 कर दिया। यदि हम इस केस की बात करें तो न्यू फोकल लेंथ देखते हैं, लेट अस से इट इज f' और ये हो जाएगा μ2 इज 1.5 एंड μ1 नाउ 1.6। जैसे ही हम मीडियम चेंज करेंगे, अब नाउ इट इज द डिफरेंट मीडियम। पहले वाले केस में हमने एयर में निकाला था केस, क्योंकि हमें चेंज एयर से निकाल के बताना होगा। और सेकंड केस में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पे वही 2/r आएगा, 1/r प्लस 1/r, तो ये वही 2/r आएगा। तो यदि इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये आ जाता है 0.1 माइनस अपॉन 1.6 इंटू 2/r। तो यदि हम यहाँ से फर्दर देखें इट विल बी f' इक्वल्स टू माइनस का 8r, और r को हम पहले ही देख चुके हैं, r इज इक्वल टू f इन एयर। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी इट विल बी द 8 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। तो यानी इसका मतलब ये है जैसे ही आप मीडियम 1.6 करेंगे तो आप देखेंगे कि फोकल लेंथ 8 टाइम्स हो जाएगी। और दूसरी चीज आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि साइन भी चेंज हो गया फोकल लेंथ का। यानी इसका मतलब ये है कि अब ये लेंस कॉन्वेक्स की तरह नहीं बिहेव करेगा, अब ये लेंस बिहेव करेगा इन द वे ऑफ कॉन्केव। तो यहाँ पे यदि हम सेकेंड केस की बात करते हैं, सेकेंड केस में आपको बस यहाँ पे μ1 की वैल्यू आपको रख देनी है 1.3 और थर्ड केस में इसको रख देना है 1.5। और थर्ड केस को यदि आप ध्यान से देखें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें यदि आप
1.5 रख देंगे तो 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से फोकल लेंथ आ जाएगी इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए मैंने आपको बताया, इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए मैंने आपको बताया, सेकंड केस के लिए आप खुद ट्राई करिएगा। इस केस में कुछ नहीं होगा, इस केस में बस फोकल लेंथ चेंज होगी, लेंस कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है कि आपने मीडियम चेंज कर दिया है और चेंज मीडियम के हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ भी फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। Image obtained with a convex lens is erect and its length is 3 times the length of object। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब इरेक्ट इमेज बनती है तो जनरली वो वर्चुअल होती है और इसका मैग्निफिकेशन आ गया यहाँ से 3, क्योंकि वर्चुअल इमेज है एंड इट्स 3 टाइम्स लार्ज, तो मैग्निफिकेशन 3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारे को दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ ही चीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज v by u, तो इट इज 3, सो v इक्वल्स टू, वी कैन राइट 3u। नाउ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट इज पॉजिटिव, याद रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस या मिरर दोनों के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव होती है। तो वन फार्मूला लगा देते हैं 1/f equals to 1/v minus 1/u, तो it will be 1/15 equals to 1/v, और v को हम रख सकते हैं यहाँ पे 3u, तो v को हम 3u रखेंगे यहाँ पे, तो it will be 3u minus 1/u। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 3u, तो इट विल बी 1 minus 3 इक्वल्स टू 1/15। तो यदि यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा u इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पे u की वैल्यू -10 आ जाएगी और v की वैल्यू आ जाएगी -30। तो देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में अक्सर आ जाता है। सिंपल लेंस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन और लेंस इक्वेशन की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम हमने लिया था माइक्रोस्कोप का, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम टेलीस्कोप। तो इन दिस केस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 144 centimeter and eyepiece focal length is 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे को ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है, हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एंड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो यहाँ पे हमारे को ये नहीं मेंशन है कि कौन से केस से हमें इस क्वेश्चन को करना है। यदि मान लीजिए मैं इन्फिनिटी वाले केस से करता हूँ, यदि फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, यदि हम उस केस से इसको करते हैं तो मैग्निफिकेशन जो आएगा उसका फॉर्मूला -FO/FE। तो ये आप लोगों को याद ही होगा, टेलीस्कोप के अंदर 2 ही केस होते हैं, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है या फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है। तो ये इन्फिनिटी वाला केस लिया है मैंने यहाँ पे। तो इस केस के अंदर आपको F और FE दोनों गिवन है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से 24। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखिए निकल के आ चुका है। और यदि मान लीजिए हमें सेपरेशन को हम ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं, इस केस में जो सेपरेशन होता है दैट इज FO/FE। तो FO/FE, FO एंड FE आर गिवन, तो 144 + 6। तो आप देख सकते हैं टेलीस्कोप में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है,
माइक्रोस्कोप की तरह टेलीस्कोप में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू लेंसेज ऑफ पावर +15 diopter and -15 diopter are in contact with each other forming a combination lens। तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम लोगों को मालूम है पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। यदि मान लीजिए आपको दोनों लेंस की अलग अलग पावर दी हुई है और हमने कंबाइंड करके एक लेंस बना दिया है तो पावर सिंपली ऐड हो जाती है। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 15 - 5 इट विल बी 10 डायोप्टर, तो पावर आ जाएगा 10 डायोप्टर। तो पावर यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो पावर पॉजिटिव में आ रहा है, और यदि हम इसका फोकल लेंथ निकालें तो फोकल लेंथ और पावर होती है 100/p इन सेंटीमीटर। 1/p भी होती है, लेकिन उस केस में आंसर मीटर में आएगा। 100/p कर सकते हैं इन केस ऑफ सेंटीमीटर। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से फोकल लेंथ प्लस का 10 सेंटीमीटर आ रहा है, और जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में ही बताया है आपको कि फोकल लेंथ यदि 10 आ रहा है इट मीन्स +10 इट मीन्स इट्स ए कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फिर इक्वेशन लगा सकते हैं। सेकंड केस में भी आप देखें ऑब्जेक्ट का हमें साइज दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, इट मीन्स u इज -30, f इज 10। तो हम अपनी इक्वेशन लगा सकते हैं और यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/10 इक्वल टू 1/v एंड +1/30। यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1/v आ जाता है 1/10 -1/30 एंड 30 विल बी द एलसीएम। दिस इज 3 - 1। तो यदि आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v आ जाता है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पोजीशन आ गई है, कैलकुलेट द पोजीशन। और यदि हमें साइज निकालना है तो साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u, v इज 15 एंड u इज -30, तो मैग्निफिकेशन इज -half। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली है, मैंने इमेज के डिस्टेंस निकाल ली है, मैंने मैग्निफिकेशन निकाल लिया है, और मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट साइज इज 3, देन इन दिस केस हाइट ऑफ इमेज विल बी -1.5। तो इस तरह से आप लोग आराम से लेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं स्लाइड के अंदर, अमूमन एक क्वेश्चन आता ही है लेंस का। इस तरह से आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इट्स ए प्रिज्म, rays of red and blue light are incident on a given prism। explain करना है which will have the larger value of delta m, the angle of minimum deviation। तो हमें angle of minimum deviation निकालना है, explain करना है delta m की value for blue and red light, for blue and रेड लाइट। तो देखते हैं इसको। तो हमारे पास प्रिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को सबको मालूम ही है, म्यू इक्वल्स टू sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई sin a बाई 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो इसमें एक चीज़ हमें बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रही है कि ये हमारा a तो कांस्टेंट है, ये a भी कांस्टेंट है, और यदि मान लीजिए हम ब्लू और रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट के लिए जो n की वैल्यू होती है, n इज या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं refractive index of red is less than refractive index of blue। तो यहाँ पे ये चीज़ आप
क्लियरली समझ सकते हैं क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड द वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर। आप लोगों को सबको मालूम है कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा और ब्लू का ज़्यादा होगा। यदि हम यहाँ पे इसको रेड लाइट के लिए यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू कम होगी, ब्लू लाइट के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और साइन में एंगल बढ़ता है वैल्यू के साथ, यदि आप लोगों को याद हो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एंगल बढ़ता है। इसका मतलब ये है यदि हम बात करें डेल्टा एम भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के साथ। तो यदि हम म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे डेल्टा एम बढ़ेगा, म्यू की वैल्यू घटाएंगे तो डेल्टा एम घटेगा। तो यानी रेड के लिए डेल्टा एम कम होगा, ब्लू के लिए डेल्टा एम ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एम फॉर ब्लू विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एम फॉर रेड। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यदि आप देखेंगे तो हर साल इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है या डेरिवेशन आता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ड्राइव कर लीजिए, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन 101% बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन लाइट का क्वेश्चन है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इज गिवन, वेवलेंथ इज 589 नैनोमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 589 into 10 की पावर -9 मीटर is incident on a surface. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? तो हमें ये बताना है कि वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी या स्पीड क्या होगी रिफ्लेक्टेड की और रिफ्रैक्टेड लाइट की। तो हम देखते हैं जो लाइट आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम एयर, तो ये तो एक तो रिफ्लेक्ट हो गई और दूसरी रिफ्रैक्ट हुई वाटर के अंदर। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.33 है तो इट विल कम टुवर्ड द नॉर्मल। तो हमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड, इट इज रिफ्लेक्टेड और इट इज रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, यदि हम लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो सोर्स पे डिपेंड करती है, वो इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करती है कि आप कौन से मीडियम में जा रहे हो। यदि मान लीजिए आप एयर से ग्लास में जा रहे हो या वाटर में जा रहे हो, आप किसी भी मीडियम में जाइए, लाइट की फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चेंज क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों ने देखा है, जैसे हम ग्लास में एंटर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, इन केस वाटर में एंटर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। तो यानी इसका मतलब यदि हम रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्टेड लाइट के तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम मीडियम में आ गए हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की यदि बात करें तो रिफ्लेक्टेड लाइट की तो स्पीड भी इतनी ही रहेगी, स्पीड आप लोगों को मालूम ही है, स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ भी इतना ही रहेगा और फ्रीक्वेंसी अभी हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी c/λ, तो हम लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 589 एंड इंटू 10⁻⁹। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बी 3 × 10⁻17 डिवाइड बाई 589। तो यदि आप देखो तो अप्रॉक्स दिस इज 600 एंड 3000 यदि हम लेके चलते हैं तो हम 10⁻14, तो इट विल बी अप्रॉक्स 5 it will be approx 5, it will be approx 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट की, और रिफ्रैक्टेड लाइट की भी यही रहेगी। यदि आप रिफ्रैक्टेड लाइट की बात करें तो रिफ्रैक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी यही रहेगी सेम। दूसरी तरफ यदि हम स्पीड की बात करें तो वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाल सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइड बाई
1.33। इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगेन इट विल बी अप्रॉक्स 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से फिर अब आपके पास फ्रिक्वेंसी है, स्पीड है, तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ इस बार हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट यानी v 2.25 इंटू 10 की पावर 8 एंड अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इट इज़ 5 इंटू 10 की पावर 14। यदि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली तो सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट 444 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप दोनों ही केस में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बोर्ड में आया है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आया है और न्यूमेरिकल भी आया है। दोनों ही चीजें आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइगेन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जरूर पता होना चाहिए हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, और इसके अलावा यही पता होना चाहिए वेव फ्रंट क्या होता है। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल के अंदर हाइगेन्स ये बोलता है द प्राइमरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं दे बिहेव लाइक द सेकेंडरी सोर्स, और इन सेकेंडरी सोर्स से वेव निकलती हैं सेकेंडरी वेवलेट। और यदि आपको किसी भी लेटर टाइम पे वेव फ्रंट का पता करना है तो यू कैन ज्वाइन ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम सेकेंडरी वेवलेट्स एंड यू विल गेट द पैटर्न ऑफ वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। तो उसी के लिए हाइगेन्स प्रिंसिपल यूज करते हैं। और यदि मान लीजिए फॉर पॉइंट सोर्स की बात करें हम, पॉइंट सोर्स के लिए यदि मान लीजिए वेव निकल रही है, दीज आर द वेव, सभी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यदि हम इन सब के पॉइंट्स का लोकस चेक करें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो देखेंगे कि स्फेरिकल एक ऐसी सरफेस होगी जिस पे सारे पॉइंट का जो डिस्टर्बेंस है वो सेम रहेगा। तो इट मीन्स वेव फ्रंट जो होगा पॉइंट सोर्स का वो स्फेरिकल होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं यदि मान लीजिए कोई लाइन सोर्स है तो उसके लिए जो वेव फ्रंट होगा इट विल बी सिलेंड्रिकल। तो ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट की जो शेप रहेगी वो स्फेरिकल रहेगी, लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट की जो शेप रहेगी वो सिलेंड्रिकल रहेगी। सिमिलरली कई बार प्लेन भी आ जाता है, प्लेनर, तो प्लेनर के लिए भी प्लेनर ही रहता है। मान लीजिए इस तरह से जा रहा है तो प्लेनर के लिए द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज प्लेन। तो यदि मान लीजिए प्लेन सोर्स है तो शेप ऑफ द वेव फ्रंट विल बी प्लेन, एंड पॉइंट सोर्स शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, फॉर लाइन सोर्स इट विल बी सिलेंड्रिकल। एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा वेव फ्रंट का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये 2-3 चीजें यहाँ से अक्सर एग्जाम में आती हैं, इनको आप जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट ऑन ए इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड म्यू इज √3, moves parallel to the baseline of the prism side. It means यदि मान लीजिए प्रिज्म के अंदर बीच में पैरेलल जा रही है लाइट, तो ये जो केस हो जाता है, यदि आप लोगों को ध्यान हो, इसमें मिनिमम डेविएशन का केस हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस यहाँ पे सेम हो जाते हैं और R1 इक्वल्स टू R2 हो जाता है। ये केस आप लोग सब याद रखिएगा, मिनिमम डेविएशन का केस होता है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। मैं लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में बोल चुका हूं कि मिनिमम डेविएशन का डेरिवेशन, मिनिमम डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन प्रिज्म में आता ही आता है, तो इसको जरूर करिएगा। हमें क्या निकालना है? फाइंड दी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रे। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हमारे को चाहिएगा डेल्टा एम। डेल्टा एम हम निकाल सकते हैं सिंपली, म्यू इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो म्यू की वैल्यू यदि हम √3 रख दें तो इट विल बी साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और साइन ए इज 60, तो साइन ए बाई 2 इज साइन 30 एंड इट विल बी साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 will be equal to √3 and sin 30 is half। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो a प्लस
डेल्टा एम बाई 2 यहाँ से आ जाएगा 60, और यदि इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एम यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। तो डेल्टा एम निकल गया। अब डेल्टा एम का तो फॉर्मूला हमें मालूम ही है, आई प्लस ई माइनस ए, और इस केस में आई और ई बराबर ही हैं, तो आई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो डेल्टा एम इज 60 एंड ए इज ऑल्सो 60, तो यहाँ तो सब कुछ 60-60 ही आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, पीवाईक्यू में देखेगा ऐसे क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आपको मिलेंगे, जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम डेविएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, वी एवरीबडी नो द ग्राउंड स्टेट मीन्स व्हेन E1 is minus 13.6 eV. What is the kinetic energy of electron in the second excited state? तो ध्यान रखेंगे, ये जो एनर्जी होती है हमारी, ये सम टोटल होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। यदि हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इट इज काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ये टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है, बट साइन चेंज होता है। यदि मान लीजिए मैं फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो ग्राउंड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी माइनस ऑफ दिस, मींस 13.6 eV, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है इसका डबल। पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो यदि हम टोटल एनर्जी का डबल करें तो इट विल बी माइनस 27.2 eV, और यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल अगेन गेट द माइनस 13.6 eV। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, इसमें हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करनी है। तो हमें याद रखना है कि ग्राउंड स्टेट इज n=1, फर्स्ट एक्साइटेड इज n=2, और हम बात कर रहे हैं सेकेंड एक्साइटेड की जिसमें n=3 होगा, n=3। और यदि मान लीजिए इस फॉर्मूले को यदि आपको याद करें En के लिए, इट इज 13.6 अपॉन n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, मीन्स 9 आ जाएगा। और यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -1 and 4 6 1.5 एंड कितना हो गया 46 1, तो 1.51 eV। तो इससे यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इस केस में आ जाएगी हमारी इन थर्ड 1.51 eV। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेट में एनर्जी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की हम एनर्जी निकाल ही चुके हैं। यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके आता है तो हमें बताना है वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे E2 माइनस E1 इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। E2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.51, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -1.51 प्लस 13.6 इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। और यहाँ से आप सॉल्व करके इजीली H की वैल्यू आपको पता होती है, C की वैल्यू आपको पता होती है, यहाँ से आप इजीली सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं और अपना आप लोग बड़े इजीली कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, ये भी हर साल आता है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको मास डिफेक्ट निकालना होता है जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास डिफेक्ट हमें कैसे निकालना है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट ले लें। कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यहाँ पे 17 तो हमारे पास प्रोटॉन है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 को मास ऑफ प्रोटॉन से, और 35 माइनस 17 यानी यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन है, तो 18 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको मास डिफेक्ट निकाल लेना है। मास डिफेक्ट कैसे निकालना है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मास ऐड कर देना है
और उसमें से न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और इसमें आप देखेंगे कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट का जो मास होता है ऐड करके वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए मास डिफेक्ट निकल के आ जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख सकते हैं। ये आपको गिवन होता है, जनरली इसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। प्लस 18 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665। ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट का मास, और न्यूक्लियस का जो मास है वो हमारे को गिवन है। यहाँ से हम इसको फर्दर निकाल सकते हैं, और यदि आप इसको निकालते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको। और यदि मैं कैलकुलेशन की बात करूँ, इसका जो आता है रिजल्ट, इसको हम फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये लगभग आएगा 0.301 अप्रॉक्स AMU। तो यहाँ से आप इजीली सिंपल इसको मैथमेटिक्स की एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके फाइनली आप निकालेंगे इट्स अप्रॉक्स 0.301 AMU। और हमें पता है 1 AMU, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1 AMU इज इक्वलेंट टू 931 MeV। ये फॉर्मूला आपको विशेषली याद रखना है। तो इतना AMU कितने के एनर्जी के इक्वलेंट हो जाएगा? ई बाइंडिंग यदि हमें निकालनी हो तो बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी होती है डेट इज ड्यू टू द मास डिफेक्ट। ये जो मास डिफेक्ट है ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, mc² से हम निकालते हैं, बट हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 AMU इक्वल्स टू 931। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख सकते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग अप्रॉक्स इट विल बी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ याद भी नहीं करना है आपको, सिर्फ मास डिफेक्ट निकालना है और ये 931 का फॉर्मूला लगा देना है। ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर करिएगा इस तरह का क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज 6 फर्मी एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है अक्सर 2 नंबर में आ जाता है। यदि हम न्यूक्लियस की बात करें, यहाँ पे हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियस में जो रेडियस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके एटॉमिक मास के 1/3 के। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं, यदि हम यहाँ से देखें, A is proportional to R3। ओके, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे यदि हम बात करें, इसका A है 27 और इसकी रेडियस है 6 फर्मी, तो इसको रख देते हैं हम 6, एंड R2 हमें निकालना है 27 अपॉन 125। दूसरे के लिए A है 125। एक चीज आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, इस तरह का यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैलकुलेशन आसान आएगी। यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1/3 की पावर है तो कोई मुश्किल कैलकुलेशन ना हो जाए, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होने वाली है, क्वेश्चन आसान ही आता है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा। तो 6 अपॉन R2 आ जाता है, इट विल बी 3 एंड इट विल बी 5। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो R2 विल बी 30/3 and it is 10 and the unit is Fermi। तो इस तरह से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं फॉर द न्यूक्लियस। तो मैंने ज़्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने वो कवर किए हैं, उनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो कवर किए हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो इसलिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको देख लेना है, इन कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि हमें इन पे क्वेश्चन करने हैं, जहाँ पे कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व है उस डेरिवेशन को कर लेना है। ओवरऑल इस तरह के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, यदि आप इन दोनों वीडियोज़ के माध्यम से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और इन कॉन्सेप्ट्स को कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसमें बिल्कुल भी 1% डाउट मत रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं था हमारे पास, तो ये आ गया है। इट इज़ फ्रॉम डिफ्रैक्शन।
तो डिफ्रैक्शन के अंदर हमें लैम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, तो लैम्डा है हमारे पास 500 नैनोमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻7 मीटर, एंड द रिजल्टेंट कैपिटल D इज 1। फर्स्ट मिनिमा जो हमें मिल रहा है वो 2.5 mm पे मिल रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो लेट अस से y जो है हमारा दैट विल बी 2.5 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे आप स्पेशली एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब हम इंटरफेरेंस का क्वेश्चन करते हैं और जब हम डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो डिफ्रैक्शन में उल्टे रिजल्ट हो जाते हैं, यानी कि जो मैक्सिमा होगा इंटरफेरेंस का वो यहाँ पे मिनिमा बन जाएगा। और फर्स्ट मिनिमा जो होता है, फर्स्ट मिनिमा यदि आप लोगों को याद हो, फर्स्ट मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है n d⁻/d, और यहाँ पे n हो जाता है 1, तो ये हो जाता है फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला। और हमें निकालना है विड्थ ऑफ स्लिट, और विड्थ ऑफ स्लिट यहाँ पे d होती है, तो d की वैल्यू हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। कैपिटल D इज 1 मीटर, लैम्डा इज 5 × 10⁻⁻7 देख सकते हो आप लोग, और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 2.5 × 10⁻⁻3, तो यहाँ से -4 और ये आ जाएगा 2, तो दिस विल बी 2 × 10⁻⁻4 मीटर, या इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0.2 मिलीमीटर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो मैं जैसा बोल चुका हूँ कि यहाँ मिनिमा बन जाएगा मैक्सिमा, तो यदि आप मैक्सिमा के लिए y लगाओगे तो ये आ जाएगा n+12 d⁻/d। तो हमें निकालना है सेकंड, तो यदि हम इसमें फर्स्ट n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है सेकंड। तो हम इसमें रखेंगे सेकंड मतलब 2+12 × d⁻/d, ये आ जाएगा हमारा 5/2 और d⁻/d की वैल्यू तो आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इट इज 2.5 mm। तो यहाँ से आप रख सकते हैं इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इट विल बी 12.5/2 एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.25 mm। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से हम लोगों ने उसको निकाल लिया है। और यदि हमें विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की निकालनी है, आपको पता ही है सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और अगेन हमें ये फैक्टर गिवन है, तो ये कैलकुलेशन भी बहुत आसान आती है सी बोर्ड के अंदर, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना आसान है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और एक चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अब यंग डबल स्लिट का डेरिवेशन हट गया है, तो बस उसका रिजल्ट आपको याद रखना है, और डिफ्रैक्शन में भी आपको रिजल्ट याद रखना है। मेनली आपको ये अप्लाई करने आने चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि दोनों में बस डिफरेंस ये है कि उधर मैक्सिमा मिनिमा है, इधर मिनिमा मैक्सिमा है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगेन लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डबल स्लिट यानी इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस में जब वेवलेंथ का डिफरेंस लैम्डा है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जाती है और पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। आप लोगों को याद होगा इस केस में इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4I। तो वो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो यानी इंडिविजुअल सोर्स की जो इंटेंसिटी होगी वो k/4 होगी। हमें निकालनी है उस पॉइंट पे इंटेंसिटी जहां पे पाथ डिफरेंस λ/3 है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला लर्न किया था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं इजीली। तो इट विल बी 2π/3। और यदि हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, I1 को हम यहाँ सेम ही ले लें क्योंकि I सेम ही है, तो I सेम ओनली, तो इट इज़ I ओनली, दोनों सोर्स सेम ही है, दूसरा भी I ही होगा, एंड प्लस
√2√i1 i2, तो ये भी i बन जाएगा और cos phi की जगह हम रख देंगे 2π/3। cos 2π/3 मीन्स 120। cos 120 को हम लिख सकते हैं -½ cos 120 को हम -½ लिख सकते हैं, तो इट विल बी i + 2i इंटू -½ और यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो i यहाँ पे आ जाएगी, IP जो आ जाएगा वो हमारा i के बराबर ही आ जाएगा एंड इट विल बी k/4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। प्लीज़ रिमेंबर, मैं बार बार स्टार्टिंग से ही इस बोर्ड सीरीज में आपको बोल रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बोर्ड के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और वो भी उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि जो कि रेगुलर PYQs में आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर्स में, या फिर जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। आपको इन दोनों ही वीडियो के माध्यम से मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको उन सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करने हैं और ऐसा करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। कम टाइम में यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट। और उसी में मैंने आपको ये कुछ टॉपिक्स, ये कुछ क्वेश्चंस, मैंने दोनों ही, ये दूसरा वीडियो है, इसके अंदर बुक 2 के मेनली मैंने टॉपिक्स लिए हैं। पहले वाले वीडियो का आपने देखा होगा, उसमें मैंने बुक 1 के टॉपिक लिए थे। तो दोनों वीडियो से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और इस तरह की वीडियोस मेरी तरफ से आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।